नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी, कार्य व्यवस्था एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आज यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट का सिलेबस तथा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, परिपथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं तथा किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल का अध्ययन करेंगे। हम यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं। यूनिट फर्स्ट है परिपथ विश्लेषण और पीएन संधि, सर्किट एनालिसिस एंड पीएन जंक्शन। इसमें हम पॉइंट 1 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, परिपथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू द सर्किट एंड, और पॉइंट 2 में हम किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दो नियम हैं, किरचॉफ का वोल्टता नियम तथा किरचॉफ का धारा नियम, इनका अध्ययन करेंगे। पॉइंट 3 में हम परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस तथा आंतरिक प्रतिबाधा, ट्रांसफर इम्पीडेंस का अध्ययन करेंगे। पॉइंट 4 में हम चतुर टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल, 4 टर्मिनल नेटवर्क और 2 पोर्ट नेटवर्क का अध्ययन करेंगे। पॉइंट नंबर 5 में हम जाल से संबंधित जाल प्रमेयों, नेटवर्क थ्योरम्स, जैसे कि अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, संभरण प्रमेय, प्रतिकार प्रमेय, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, इन सभी प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पीएन जंक्शन, पीएन संधि का अध्ययन करेंगे। पॉइंट 7 में हम एन व पी अर्धचालकों में आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी सेमीकंडक्टर्स का अध्ययन करेंगे। पॉइंट 8 में हम अपवाह व विसरण द्वारा चालन, कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन का अध्ययन करेंगे तथा लास्ट में हम पॉइंट 9 में पीएन संधि डायोड समीकरण, पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉइंट 1 की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस में परिपथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा जाल। जाल किसे कहते हैं? जाल को नेटवर्क बोलते हैं। जाल विभिन्न विद्युत चालक अवयव जैसे कि प्रतिरोध, रजिस्टर, प्रेरकत्व, इंडक्टर, संधारित्र, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर तथा विद्युत स्रोत, विद्युत चालक अवयव तथा विद्युत स्रोत आदि के संयोजन से बने परिपथ तथा एक दूसरे से संबद्ध परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। तो इस प्रकार जाल विभिन्न विद्युत चालक अवयव तथा विद्युत स्रोत आदि के संयोजन से बने परिपथ तथा एक दूसरे से संबद्ध परिपथों के समूह को जाल नेटवर्क कहते हैं। विद्युत स्रोत की उपस्थिति के आधार पर जाल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निष्क्रिय जाल, पैसिव नेटवर्क। यदि जाल में विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं हो तो इस प्रकार का जाल निष्क्रिय जाल, पैसिव नेटवर्क कहलाता है। दूसरा है हमारा सक्रिय जाल, एक्टिव नेटवर्क। यदि हमारा जाल में विद्युत स्रोत उपस्थित है या विद्युत स्रोत युक्त जाल को हम सक्रिय जाल, एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। टर्मिनलों की नंबर के आधार पर, टर्मिनलों की संख्या के आधार पर जाल को भी हम चतुर टर्मिनल जाल तथा त्रिटर्मिनल जाल के रूप में भी देख सकते हैं। तो इसमें हम टर्मिनलों के आधार पर देखते हैं चतुर टर्मिनल जाल, अर्थात जिसमें हमारे 4 टर्मिनल हो,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क। यदि जाल में दो सुस्पष्ट अलग अलग सुस्पष्ट मीन्स अलग अलग टर्मिनलों के युग्म हो, अर्थात एक टर्मिनल युग्म निवेशी के लिए तथा एक टर्मिनल युग्म निर्गम के लिए हो, तो इस प्रकार के जाल को हम चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। यहाँ पर चतुर टर्मिनल जाल को चित्र संख्या 1 में यहाँ पर दिखाया गया है, फर्स्ट चित्र के द्वारा दिखाया गया है। इसमें हमारा एक निवेशी टर्मिनल है जिस पर टर्मिनलों का युग्म उपस्थित है तथा दो निवेशी टर्मिनल जिस पे टर्मिनल युग्म उपस्थित है। तो इस प्रकार ये हमारा जाल चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। दूसरा हमारा है त्रि टर्मिनल जाल, 3 टर्मिनल नेटवर्क। यदि चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी व निर्गम टर्मिनलों के युग्मों का एक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो, मीन्स निवेशी व निर्गम टर्मिनलों के युग्मों का एक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो, तो वह जाल हमारा 3 टर्मिनल जाल कहलाता है। यहाँ पर ये चित्र 2 में और 3 में 3 टर्मिनल जाल, 3 टर्मिनल नेटवर्क को दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो निवेशी टर्मिनलों के युग्म में से जो हमारा दूसरा निवेशी टर्मिनल है एक तथा निर्गम का जो दूसरा टर्मिनल है वो दोनों को उभयनिष्ठ कर दिया गया है। तो इस प्रकार उभयनिष्ठ करने से हमारा यह एक त्रिटर्मिनल जाल को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार हम चित्र 3 में देखें तो इसमें हमारे जो निर्गम टर्मिनल है उसके जो दोनों टर्मिनल हैं उनको उभयनिष्ठ कर दिया गया है। इस प्रकार हमें 3 टर्मिनल जाल प्राप्त होता है। अब हमारी दूसरी परिभाषा है स्रोत, सोर्स। विद्युत परिपथ में अगर हम शक्ति स्रोत की बात करें तो 2 प्रकार के स्रोत प्रयोग में आते हैं। नंबर 1 है हमारा वोल्टता स्रोत, जिसे हम इंग्लिश में वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, तथा दूसरा हमारा स्रोत है धारा स्रोत, करंट सोर्स। वोल्टता स्रोत, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स को हम 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और दूसरा वास्तविक वोल्टेज स्रोत, रियल वोल्टेज सोर्स। आदर्श वोल्टेज स्रोत में यदि वोल्टेज स्रोत में आंतरिक लोड या प्रतिबाधा उपस्थित ना हो, यदि वोल्टेज स्रोत में आंतरिक लोड या प्रतिबाधा उपस्थित ना हो, तो इस स्थिति में उससे जुड़े लोड या प्रतिबाधा के किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टता का मान स्थिर रहता है। तो इस प्रकार का वोल्टेज स्रोत आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाता है। लेकिन व्यवहारतः आदर्श वोल्टेज स्रोत नहीं होते हैं। वास्तविकता में जो स्रोत काम में लेते हैं वो वास्तविक वोल्टेज स्रोत होते हैं। वास्तविक वोल्टेज स्रोत में स्रोत से आंतरिक लोड या प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती है तथा उस पर जो वोल्टता का मान है वो बाह्य लोड के परिवर्तन से परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार के जो वोल्टेज स्रोत हैं वो वास्तविक वोल्टेज स्रोत कहलाते हैं। दूसरा हमारा जो शक्ति स्रोत है वो है धारा स्रोत, करंट सोर्स। धारा स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श धारा स्रोत, आइडियल करंट सोर्स, तथा दूसरा है वास्तविक धारा स्रोत, रियल करंट सोर्स। आदर्श धारा स्रोत, आइडियल करंट सोर्स, और दूसरा है वास्तविक धारा स्रोत, रियल करंट सोर्स।
आदर्श धारा स्रोत वह धारा स्रोत होता है जिसमें अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ माना जाता है तथा इससे प्रवाहित धारा का मान बाह्य लोड पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो हमारा धारा स्रोत है वो आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। दूसरा, लेकिन व्यवहारतः जो हम काम में लेते हैं धारा स्रोत वो आदर्श धारा स्रोत नहीं होते हैं, उनकी जगह वास्तविक धारा स्रोत काम में लाए जाते हैं। वास्तविक धारा स्रोत रियल करंट सोर्स वह धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जुड़ा न होकर परिमित मान का फाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगा हुआ होता है तथा उससे प्रवाहित धारा का मान बाह्य लोड पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो हमारा धारा स्रोत है वो वास्तविक धारा स्रोत कहलाता है और जो हम काम में लेते हैं वो वास्तविक धारा स्रोत होते हैं। तीसरा हमारी जो परिभाषा है वो है प्रतिबाधा है, इम्पीडेंसेस। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टता आरोपित करने पर अर्थात वोल्टेज सोर्स लगाने पर या वोल्टता आरोपित करने पर उससे प्रवाहित धारा के प्रवाह के विरोध की माप को वोल्टता आरोपित करने पर उससे प्रवाहित धारा के प्रवाह के विरोध की माप को प्रतिबाधा कहते हैं। अर्थात यह धारा के प्रवाह का विरोध करता है और इसकी जो माप है वो इसकी वैल्यू प्रतिबाधा कहलाती है। यह किसी परिपथ के प्रतिरोध व प्रतिघात दोनों का कुल टोटल या प्रभावी प्रतिरोध होता है। इसे कैपिटल जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका जो मात्रक है यूनिट वो ओम होती है। प्रतिबाधाओं को भी हम रेखीय प्रतिबाधाओं में हम पढ़ते हैं रेखीय प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंसेस। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त होती है तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। अर्थात किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा यदि I है और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यदि B है तो B इज प्रोपोर्शनल टू I। B जो हमारा विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार की जो हमारी प्रतिबाधा है वो रेखीय प्रतिबाधा कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखें प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C रेखीय प्रतिबाधाएं हैं क्योंकि प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर E इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। जिस प्रोपोर्शनलिटी जो हमारा चिन्ह है उसको हटाने पर हमारा कांस्टेंट आता है R, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं E इक्वल्स टू RI। इसी प्रकार प्रेरकत्व के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू DI ओवर DT और संधारित्र के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इन टाइम के रेस्पेक्ट में इसका करंट I का इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार जो हमारा विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V और I के बीच खींचा गया वक्र एक सरल रेखा प्राप्त होती है E और I के बीच, इसलिए इसको हम रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। दूसरा है हमारा द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, बाइलेटरल इम्पीडेंस। द्विपार्श्विक, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा को उलटने पर अर्थात प्रवाहित धारा की दिशा को उलटने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे तो उसे हम
द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L, धारिता C आदि सभी द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं के उदाहरण है। हमारी फोर्थ डेफिनेशन है वो है ब्रांच, शाखा। ये शाखा हमारे जो ये विद्युत परपथ या विद्युत जाल दिखाया गया है, इस जाल में हम देखते हैं कि किसी जाल में जाल का वह भाग या धारा का वह पथ जिसमें धारा का मान नियत होता है उसे जाल की शाखा कहते हैं। जैसे कि इस जाल में हम देखें तो यहाँ से धारा, एक नियत मान की धारा यहाँ से प्रवाहित होती है और यह पॉइंट B तक, ये जो बिंदु B है इसको हम आगे परिभाषित करेंगे। बिंदु B तक एक नियत मान की धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु B से यह धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक इधर चली जाती है और एक इधर। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो A से लेके B तक एक नियत मान की धारा प्रवाहित होती है। तो यह जो AB धारा का जाल का यह जो भाग है जिसमें धारा का मान नियत रहता है, यह इस जाल की एक शाखा को निरूपित करता है। इसी प्रकार BF, BC, CE, CD आदि सभी जाल की शाखाएं हैं। हमारी फिफ्थ डेफिनेशन है संधि या नोड। किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे संधि या नोड कहते हैं। जाल के जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे उस जाल में संधि या नोड कहते हैं। जैसे कि हमारा ये जाल दिखाया गया है, इसके बिंदु B पर बात करें तो ये बिंदु B पर एक शाखा AB, एक शाखा BC तथा एक शाखा BF, तीन शाखाएं आकर मिलती हैं तो यह बिंदु हमारा संधि या नोड कहलाता है। इसी प्रकार C भी हमारा संधि या नोड कहलाता है और E व F भी हमारे संधि व नोड कहलाते हैं। हमारी सिक्स्थ डेफिनेशन है पास या लूप। किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ क्लोज्ड पाथ, धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है उसे पास या लूप कहते हैं। जैसे कि हम चित्र में देखें तो धारा का बंद पथ जो कि कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है उसे पास या लूप कहते हैं। जैसे कि हम इस चित्र में देखें A, B, F, A, ये बंद पथ क्लोज्ड पाथ है धारा का, तो इसे हम A, B, F, A को पास या लूप कहते हैं। इसी प्रकार B, C, E, F, B ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। B, C, E, F, B यह भी एक बंद पथ है धारा का, तो ये भी एक पास या लूप को निरूपित करेगा। तो ये A, B, F, A, B, C, E, F, B आदि हमारे पास या लूप को निरूपित करते हैं। अब हम किरचॉफ के नियम देखते हैं। हमारा पॉइंट 2 है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। हमारे जो परिपथ है उनके विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो मूलभूत नियम दिए। परिपथों के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो मूलभूत नियम दिए जो किसी भी विद्युत जाल में लागू होते हैं और जिनके द्वारा परिपथ का विश्लेषण किया जाता है। ये नियम किरचॉफ के नियम कहलाते हैं। इसमें दोनों नियम में एक हमारा प्रथम जो नियम है वो किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम कहलाता है, तथा किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे किरचॉफ का वोल्टा नियम कहते हैं। आज हम यहाँ
किरचॉफ का प्रथम नियम का भी अध्ययन करेंगे तथा नेक्स्ट लेक्चर में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का प्रथम नियम देखते हैं। इस नियम का जो कथन है उसके अनुसार किसी परिपथ की संधि या नोड, संधि या नोड परिपथ में वह बिंदु है जिस पर शाखाएं दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं। तो यह नियम संधि या नोड के लिए परिभाषित है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात किसी संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। बीजीय योग को अगर हम समेशन आई के द्वारा निरूपित करें तो समेशन आई इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम एक चिन्ह नियम लगाते हैं कि संधि की ओर पहुंचने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेंगे तथा संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग काम में लेंगे। इसको हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा बिंदु O संधि या नोड है जिस पर 5 शाखाएं आकर मिलती है। इन 5 शाखाओं में अगर हम देखें तो शाखा 1 में धारा I1 है जो कि नोड से बाहर निकल रही है। इसी प्रकार हमारी शाखा 2 में धारा I2 बाहर निकल रही है और इसी प्रकार शाखा 3 में हमारी धारा I3 नोड से बाहर की ओर निकल रही है। जबकि हमारी शाखा 4 में धारा I4 और शाखा 5 में धारा I5 संधि की ओर पहुंच रही है, संधि या नोड O की तरफ पहुंच रही है। तो इन 3 धाराओं के लिए तो हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग लेंगे और हमारी 4th धारा और 5th धारा के लिए हम धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हम इस नियम को लगाएंगे समेशन आई इक्वल्स टू 0 और चिन्ह नियम का यूज करेंगे। तो इससे हमारी आएगी -I1 -I2 -I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। इस रूल्स को लेते हुए चिन्ह का नियम लगाया और इस चिन्ह का नियम लगाने पर हमें यह समीकरण मिलता है और इस समीकरण को हम आगे सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। यहाँ पर ये जो 3 धाराएं हैं ये तीनों धाराएं संधि से बाहर की ओर निकलती है और ये दोनों धाराएं संधि पर आती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समीकरण को हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि संधि से दूर जाने वाली कुल विद्युत धारा इक्वल्स टू संधि पर आने वाली कुल धारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार कि संधि की तरफ आने वाली कुल धारा बराबर होती है संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के बराबर। तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम हुआ। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है या धारा नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम के तुल्य होता है। अर्थात ये जो किरचॉफ का नियम है वो आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से, जिसे किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं, से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।